नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी काया पलट। कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लीजिए सुनिए कहानी। पहला दिन तो कमलाचरण ने किसी प्रकार छात्रालय में काटा। प्रातः से सायंकाल तक सोया किए। दूसरे दिन ध्यान आया कि आज नवाब साहब और तोखे मिर्ज़ा के बटेरों में बढ़ाऊ जोड़ है। कैसे कैसे मस्त पट्टे हैं, आज उनकी पकड़ देखने के योग्य होगी। नगर फट पड़े तो आश्चर्य नहीं। क्या दिल लगी है कि नगर के लोग तो आनंद उड़ाएं और मैं पड़ा रोऊं। यह सोचते सोचते उठा और बात की बात में अखाड़े में था। यहाँ आज बड़ी भीड़ थी। एक मेला सा लगा हुआ था। भिश्ती छिड़काव कर रहे थे। सिगरेट खोमचे वाले और तंबोली सब अपनी अपनी दुकान लगाए बैठे थे। नगर के मनचले युवक अपने हाथों में बटेर लिए या मखमली अड्डों पर बुलबुलों को बैठाए मटर गश्ती कर रहे थे। कमलाचरण के मित्रों की यहाँ क्या कमी थी। लोग उन्हें खाली हाथ देखते तो पूछते, अरे राजा साहब, आज खाली हाथ कैसे? इतने में मियाँ सैयद मजीद, हमीद आदि नशे में चूर सिगरेट के धुएं भकाभक उड़ाते दिख पड़े। कमलाचरण को देखते ही सबके सब सरपट दौड़े और उससे लिपट गए। मजीद, अब तुम कहाँ गायब हो गए थे यार? कुरान की कसम, मकान के सैकड़ों चक्कर लगाए होंगे। राम सेवक, आजकल आनंद की रातें हैं भाई, आंखें नहीं देखते हो, नशा सा चढ़ा हुआ है। चंदूलाल, चैन कर रहा है पट्ठा। जब से सुंदरी घर में आई उसने बाजार की सूरत तक नहीं देखी। जब देखिए घर में घुसा रहता है। खूब चैन कर ले यार। कमला, चैन क्या खाक करूं, यहाँ तो कैद में फंस गया। 3 दिन से बोर्डिंग में पड़ा हुआ हूँ। मजीद, अरे खुदा की कसम। कमला, सच कहता हूँ, परसों से मिट्टी पलीद हो रही है। आज सबकी आंख बचाकर निकल भागा। राम सेवक, खूब उड़े। वह मुछंदर सुपरिटेंडेंट झल्ला रहा होगा। कमला, यह मार्के का जोड़ छोड़कर किताबों में सिर कौन मारता? सैयद, यार आज उड़ाए तो क्या, सच तो यह है कि तुम्हारा वहाँ रहना आफत है। रोज़ तो ना आ सकोगे, और यहाँ आए दिन नई सैर, नई नई बहारें। कल लाला डिग्गी पर, परसों परेड पर, नरसों बेड़ों का मेला। कहाँ तक गिनाऊं, तुम्हारा जाना बुरा हुआ। कमला, कल की कटाव तो मैं ज़रूर देखूंगा, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। सैयद, और बेड़ों का मेला न देखा तो कुछ न देखा। तीसरे पहर कमलाचरण मित्रों के साथ विदा होकर उदास मन छात्रालय की ओर चला। मन में एक चोर सा बैठा हुआ था। द्वार पर पहुंचकर झांकने लगे कि सुपरिंटेंडेंट साहब न हो तो लपक कर कमरे में हो रहूं, तो यह देखता है कि वह भी बाहर ही की ओर आ रहे हैं। चित्त को भली भांति दृढ़ करके भीतर बैठा। सुपरिंटेंडेंट साहब ने पूछा, अब तक कहाँ थे? एक काम से बाजार गया था। यह बाजार जाने का समय नहीं है। मुझे ज्ञात नहीं था, अब ध्यान रखूंगा। जब कमला चरपाई पर लेटा तो सोचने लगा, यार आज तो बच गया, पर उत्तम तभी हो कि कल बचूं और परसों भी महाशय की आंख में धूल डालूं। कल का दृश्य वस्तुतः दर्शनीय होगा। पतंग आकाश में बातें करेंगे और लंबे लंबे पेंच होंगे। यह ध्यान करते करते सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल छात्रालय से निकल भागा। सुहृदयगण लाल डिग्गी पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते ही गदगद हो गए और पीठ ठोकी। कमलाचरण कुछ देर तक तो कटाव देखता रहा, फिर शौक चर्राया कि क्यों ना मैं भी अपने कनकौवे मंगाऊं और अपने हाथों की सफाई दिखलाऊं। सैयद ने भड़काया, बदबदक कर लड़ाओ, रुपए हम देंगे। चट घर पर आदमी दौड़ा दिया। पूरा विश्वास था कि अपने मांझे से सबको परास्त कर दूंगा।
परंतु जब आदमी घर से खाली हाथ आया तब तो उसकी देह में आग सी लग गई। हंटर लेकर दौड़ा और घर पहुंचते ही कहारों को एक ओर से सटर सटर पीटना आरंभ किया। बेचारे बैठे हुक्का तम्बाकू कर रहे थे। निरपराध अचानक हंटर पड़े तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। सारे मोहल्ले में एक कोलाहल मच गया। किसी को समझ ही में ना आया कि हमारा क्या दोष है। वहाँ कहारों का भली भांति सत्कार करके कमलाचरण अपने कमरे में पहुंचा, परंतु वहाँ की दुर्दशा देखकर क्रोध और भी प्रज्वलित हो गया। पतंग फटे हुए थे, चरखियाँ टूटी हुई थीं, मांझे लच्छियाँ उलझ पड़ी थीं, मानो किसी आपत्ति ने इन यवन योद्धाओं का सत्यानाश कर दिया था। समझ गया कि अवश्य यह माता जी की करतूत है। क्रोध से लाल माता के पास गया और उच्च स्वर से बोला, क्या माँ, तुम सचमुच मेरे प्राण ही लेने पर आ गई हो? 3 दिन हुए कारागार में भिजवाया, पर इतने पर भी चित्त को संतोष न हुआ। मेरे विनोद की सामग्रियों को नष्ट कर डाला, क्यों? प्रेमवती, मैंने तुम्हारी कोई चीज़ नहीं छुई, क्या हुआ? कमला, झूठों के मुख में कीड़े पड़ते हैं। तुमने मेरी वस्तुएं नहीं छुई तो किसको साहस है जो मेरे कमरे में जाकर मेरे कनकौवे और चरखियाँ सब तोड़ फोड़ डाले? क्या इतना भी नहीं देखा जाता? प्रेमवती, ईश्वर साक्षी है, मैंने तुम्हारे कमरे में पाँव भी नहीं रखा। चलो देखूं कौन कौन चीज़ें टूटी हैं। यह कहकर प्रेमवती तो इस कमरे की ओर चली और कमला क्रोध से भरा आंगन में खड़ा रहा कि इतने में माधवी विरजन के कमरे से निकली और उसके हाथ में एक चिट्ठी देकर चली गई। लिखा हुआ था, अपराध मैंने किया है, अपराधीन मैं हूँ, जो दंड चाहे दीजिए। यह पत्र देखते ही कमला भीगी बिल्ली बन गया और दबे पांव बैठ की ओर चला। प्रेमवती पर्दे की आड़ से सिसकते हुए नौकरों को डांट रही थी। कमलाचरण ने उसे मना किया और उसी क्षण कुछ और कनकौवे जो बचे हुए थे स्वयं फाड़ डाले, चरखियाँ टुकड़े टुकड़े कर डाली और डोर में दिया सलाई लगा दी। माता के ध्यान ही में नहीं आता था कि क्या बात है, कहाँ तो अभी अभी इतनी वस्तुओं के लिए संसार सिर पर उठा लिया था और कहाँ आप ही उसका शत्रु हो गया। समझी, शायद क्रोध से ऐसा कर रहा हो, मनाने लगी। पर कमला की आकृति से क्रोध तनिक भी प्रकट न होता था। सिथरता से बोला, क्रोध में नहीं हूँ, आज से दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ कि पतंग कभी न उड़ाऊंगा। मेरी मूर्खता थी, इन वस्तुओं के लिए आपसे झगड़ बैठा। जब कमलाचरण कमरे में अकेला रह गया तो सोचने लगा, निसंदेह मेरा पतंग उड़ाना उन्हें नापसंद है, इससे हार्दिक घृणा है, नहीं तो मुझ पर यह अत्याचार कदापि न करती। यदि एक बार उनसे भेंट हो जाती तो पूछता कि तुम्हारी क्या इच्छा है, पर कैसे मुंह दिखाऊं? तो महामूर्ख तिस पर कई बार अपनी मूर्खता का परिचय दे चुका। सेंध वाली घटना की सूचना उन्हें अवश्य मिली होगी। उन्हें मुख दिखाने के योग्य नहीं रहा। अब तो यही उपाय है कि ना तो उनका मुख देखूं, ना अपना दिखाऊं, या किसी प्रकार कुछ विद्या सीखूं। हाय, इस सुंदरी ने कैसा स्वरूप पाया है। स्त्री नहीं अप्सरा जान पड़ती है। क्या अभी वह दिन भी होगा जबकि वह मुझसे प्रेम करेगी? क्या लाल लाल रसीले अधर हैं, पर हैं कठोर हृदय। दया तो उसे छू नहीं गई। कहती है, जो दंड दूं, यदि पा जाऊं हृदय से लगा लूं। अच्छा, तो अब आज से पढ़ना चाहिए। यह सोचते सोचते उठा और दरबा खोलकर कबूतरों को उड़ाने लगा। सैकड़ों जोड़े थे और एक से एक बढ़ चढ़कर आकाश में तारे बन जाएं तो दिन भर उतरने का नाम न लें। अगर कबूतरबाज एक एक जोड़ पर गुलामी करने को तैयार थे, परंतु क्षण मात्र में सबके सब उड़ा दिए। जब दरबा खाली हो गया तो कहारों को आज्ञा दी कि इसे उठा ले जाओ और आग में जला दो, छत्ता भी गिरा दो, नहीं तो सब कबूतर जाकर उसकी पर बैठेंगे। कबूतरों का काम समाप्त करके बटेरों और बुलबुलों की ओर चले।
बाहर तो यह चरित्र हो रहा था, भीतर प्रेमवती छाती पीट रही थी कि लड़का ना जाने क्या करने को तत्पर हुआ है। विरजन को बुलाकर कहा, बेटी, बच्चे को किसी प्रकार रोको, ना जाने उसने मन में क्या ठानी है। यह कहकर रोने लगी। विरजन को भी संदेह हो रहा था कि अवश्य इनकी कुछ और नियत है, नहीं तो यह क्रोध क्यों। यद्यपि कमला दुर्व्यसनी था, दुराचारी था, कुचरित्र था, परंतु इन सब दोषों के होते हुए भी उसमें एक बड़ा गुण भी था जिसका कोई स्त्री अवहेलना नहीं कर सकती। उसे ब्रिज रानी से स्वभी प्रीत थी और इसका गुप्त रीति से कई बार परिचय भी मिल गया था। यही कारण था जिसने विरजन को इतना गर्वशील बना दिया था। उसने कागज़ निकाला और यह पत्र बाहर भेजा। प्रियत, यह कोप किस पर है? केवल इसलिए कि मैंने 2-3 कनकौवे फाड़ डाले। यदि मुझे ज्ञात होता कि आप इतनी सी बात पर ऐसे क्रुद्ध हो जाएंगे तो कदापि उन पर हाथ ना लगाती, पर अब तो अपराध हो गया, क्षमा कीजिए। यह पहला कसूर है आपकी ब्रिज रानी। कमलाचरण यह पत्र पाकर ऐसा प्रमुदित हुआ माने सारे जगत की संपत्ति प्राप्त हो गई। उत्तर देने की इच्छा हुई पर लेखनी ही नहीं उठती थी। न प्रशस्ति मिलती है, न प्रतिष्ठा, न आरंभ का विचार आता, न समाप्ति का। बहुत चाहते हैं कि भावपूर्ण लहलहाता हुआ पत्र लिखूं, पर बुद्धि तनिक भी नहीं दौड़ती। आज प्रथम बार कमलाचरण को अपनी मूर्खता और निरक्षरता पर रोना आया। शोक, मैं एक सीधा सा पत्र भी नहीं लिख सकता। इस विचार से वह रोने लगा और घर के द्वार सब बंद कर लिए कि कोई देख न ले। तीसरे पहर जब मुंशी श्यामाचरण घर आए तो सबसे पहली वस्तु जो उनकी दृष्टि में पड़ी वह आग का अलावा था। विस्मित होकर नौकरों से पूछा, यह अलाव कैसा? नौकरों ने उत्तर दिया, सरकार, दरबा जल रहा है। मुंशी जी, इसे क्यों जलाते हो? अब कबूतर कहाँ रहेंगे? कहार, छोटे बाबू की आज्ञा है कि सब दरबे जला दो। मुंशी जी, कबूतर कहाँ गए? कहार, सब उड़ा दिए, एक भी नहीं रखा। कनकौवे सब फाड़ डाले, डोर जला दी, बड़ा नुकसान किया। कहारों ने अपनी समझ में मारपीट का बौला लिया। बेचारे समझे कि मुंशी जी इस नुकसान के लिए कमलाचरण को बुरा भला कहेंगे, परंतु मुंशी जी ने यह समाचार सुना तो भौचक्के रह गए। उन्हीं जानवरों पर कमलाचरण प्राण देता था, आज अकस्मात क्या काया पलट हो गई। अवश्य कुछ भेद है। कहार से कहा, बच्चे को भेज दो। 1 मिनट में कहार ने आकर कहा, हुजूर, दरवाज़ा भीतर से बंद है। बहुत खटखटाया, बोलते ही नहीं। इतना सुनना था कि मुंशी जी का रुधिर शुष्क हो गया। झट संदेह हुआ कि बच्चे ने विष खा लिया। आज एक जहर खिलाने के मुकदमे का फैसला किया था। नंगे पांव दौड़े और बंद कमरे के किवाड़ पर वज्रपूर्वक लात मारी और कहा, बच्चा, बच्चा। यह कहते कहते गला रूंध गया। कमलाचरण पिता की वाणी पहचान कर झट उठा और अपने आंसू पोंछकर किवाड़ खोल दिए, परंतु उसे कितना आश्चर्य हुआ जब मुंशी जी ने धिक्कार फटकार के बदले उसे हृदय से लगा लिया और व्याकुल होकर पूछा, बच्चा, तुम्हें मेरे सिर की कसम, बता दो, तुमने कुछ खा तो नहीं लिया? कमलाचरण ने इस प्रश्न का अर्थ समझने के लिए मुंशी जी की ओर आंखें उठाई तो उनमें जल भरा था। मुंशी जी को पूरा विश्वास हो गया कि अवश्य विपत्ति का सामना हुआ। एक कहार से कहा, डॉक्टर साहब को बुला लो, कहना अभी चलिए। अब जाकर दुर्बुद्धि कमलाचरण ने पिता की इस घबराहट का अर्थ समझा। दौड़कर उनसे लिपट गया और बोला, आपको भ्रम हुआ है। आपके सिर की कसम, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। परंतु डिप्टी साहब की बुद्धि स्थिर न थी। समझिए, यह मुझे रोककर विलंब करना चाहता है। विनीत भाव से बोले, बच्चा, ईश्वर के लिए मुझे छोड़ दो, मैं संदूक से एक औषधि ले आऊं। मैं क्या जानता था कि तुम इस नियत से छात्रालय में जा रहे हो। कमलाचरण, ईश्वर साक्षी है, सच कहता हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। मैं ऐसा लज्जावान होता तो इतना मूर्ख क्यों बना रहता। आप व्यर्थ ही डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं। मुंशी जी, तो किवाड़ बंद कर क्या करते थे? कमलाचरण,
भीतर से एक पत्र आया था। उत्तर लिख रहा था, मुंशी जी, और यह कबूतर वगैरह क्यों उड़ा दिए? कमला, इसलिए कि निश्चिंतता पूर्वक पढ़ूं। इन्हीं बखेड़ों में समय नष्ट होता था। आज मैंने इनका अंत कर दिया। अब आप देखेंगे कि मैं पढ़ने में कैसा जी लगाता हूँ। अब जाके डिप्टी साहब की बुद्धि ठिकाने आई। भीतर जाकर प्रेमवती से समाचार पूछा तो उसने सारी रामायण कह सुनाई। उन्होंने जब सुना कि विरजन ने क्रोध में आकर कमला के कनकौवे फाड़ डाले और चरखियाँ तोड़ डाली तो हंस पड़े और कमलाचरण के विनोद के सर्वनाश का भेद समझ में आ गया। बोले, जान पड़ता है कि बहू इन लालाजी को सीधा करके छोड़ेगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।